नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज है 9 अप्रैल 2026 और चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का एनालिसिस बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, आज हम 4 हाई वोल्टेज टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और मैं बता रहा हूँ ये सीधे आपके प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। इसलिए एक भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा, थोड़ा फोकस बनाए रखिएगा, हर टॉपिक आपका स्कोर बढ़ा सकता है। तो आज के एजेंडा पर क्या है? सबसे पहले वुमेन्स रिजर्वेशन पर एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग अपडेट है। फिर हम बात करेंगे इंडिया की जबरदस्त छलांग की ग्रीन एनर्जी में। उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को डिकोड करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। और आखिर में इंडिया का क्लाइमेट डिप्लोमेसी में एक नया मूव। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है वुमेन्स रिजर्वेशन और ये आपके जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी के लिए एक मस्ट नो टॉपिक है। इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसे समझना आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि सरकार अब विमेंस रिजर्वेशन को फास्ट ट्रैक करना चाहती है। पहले इसमें एक शर्त थी, एक क्लॉज था सेंसस और डीलिमिटेशन का। अब सरकार उस क्लॉज को ही बाईपास करने के लिए नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स ला रही हैं। इसका मतलब सीधा सा है, रिजर्वेशन जल्द लागू होगा और लोकसभा और विधानसभा में सीटें भी बढ़ेंगी। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा समझते हैं। देखिए, 2023 में कानून तो पास हो गया था, लेकिन उसमें एक पॉज बटन था। शर्त ये थी कि रिजर्वेशन लागू होगा अगले सेंसस और डीलिमिटेशन के बाद। अब इस पॉज बटन की वजह से काफी डिले हो रहा था और क्रिटिसिज्म भी। तो अब सरकार ने डिसाइड किया है कि इस पॉज को हटाकर सीधे प्ले बटन दबाया जाए। अच्छा, इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये क्या है? ये बस 1/3 यानी 33% रिजर्वेशन का कानून है, सिंपल। दूसरा है डिलिमिटेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे चुनाव के लिए पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को आम भाषा में रीड्रॉ करना। और तीसरा, आर्टिकल 81 और 170। ये हमारे संविधान की वो रूल बुक है जो बताती है कि लोकसभा और विधानसभा में मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं। सो द रियल क्वेश्चन इज, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा? देखिए, सीधी सी बात है, ये जीएस पेपर 2 का एक हॉट टॉपिक है। वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट फेडरलिज्म पर क्या होगा, नॉर्थ साउथ स्टेट्स का क्या इशू है, सोशल जस्टिस, ये सारे एंगल्स आपके सिलेबस का कोर पार्ट है। चलिए इसका एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। प्रोज एंड चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रो तो यही है कि विमेन एम्पावरमेंट को एक इमीडिएट पुश मिलेगा, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है नॉर्थ साउथ डिवाइड का, सीट्स को लेकर। फिर हम 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफी पुराना है। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आरक्षण के रोटेशन का फॉर्मूला क्या होगा? और हाँ, सरपंच पति फिनोमिनन का रिस्क तो हमेशा रहता ही है। ओके, प्रीलिम्स बूस्टर टाइम। ये फैक्ट्स बिल्कुल रटा मार लीजिए फटाफट। एक्ट कौन सा है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल्स कौन से अमेंड होंगे? 81 और 170। सीट इंक्रीज कितना प्रपोज्ड है? लोकसभा में 543 से 816। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका बेस क्या होगा? 2011 का सेंसस। ये चारों पॉइंट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। चलिए, अब आपके लिए एक क्विक एमसीक्यू सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सोचिए। ओके, सो हमने अभी डिस्कस किया था, बात हो रही है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की स्ट्रेंथ की। तो सीधा सा जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 81 एंड 170। आई एम श्योर आपका जवाब सही होगा। और अब ये रहा आपका मेंस का क्वेश्चन। इस पर सोचिए, इन पॉइंट्स को यूज करके एक आंसर फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। राइट? तो ये था विमेन्स रिजर्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां इंडिया ग्लोबली शाइन कर रहा है। हमारा अगला टॉपिक है ग्रीन एनर्जी। अब हम बात करेंगे एक ऐसे एरिया की जहां भारत दुनिया में एक सुपर पावर बनने की राह पर है, रिन्यूएबल एनर्जी। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है और इससे प्रीलिम्स में एक सवाल पक्का समझिए। तो खुशखबरी ये है कि भारत ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आईरीना की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो गए हैं। हमने ब्राजील को पीछे छोड़कर ये तीसरा स्थान हासिल किया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता के पीछे है भारत का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट, पंचामृत लक्ष्य, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में किया था। टारगेट था कि 2030 तक हमारी 50% बिजली साफ स्रोतों से आएगी। और आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने ये टारगेट समय से 5 साल पहले 2025 में ही पूरा कर लिया है।
दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट। चलिए कुछ टेक्निकल शब्दों को आसान बनाते हैं। आयरेना, ये समझिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोर कीपर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉन फॉसिल फ्यूल। इसमें सिर्फ सोलर और विंड ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी भी शामिल है। ये एक कॉमन ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है एक पावर प्लांट की मैक्सिमम पावर जनरेशन की ताकत। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा है, रैंकिंग्स हैं, टारगेट्स हैं, सब कुछ जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। साथ ही ये इंडिया की बढ़ती ग्लोबल पावर और एसडीजी गोल से भी जुड़ा है। तो इस टॉपिक पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। इस ग्राफ पर एक नज़र डालिए। ये हमें पूरी कहानी बताता है। चाइना इस रेस में बहुत आगे है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने यूएसए के ठीक पीछे तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। ये 282 गीगावाट का आंकड़ा कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये भारत की क्लाइमेट एक्शन की कहानी कहता है। ये स्लाइड प्रीलिम्स का एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। टोटल नॉन फॉसिल यानी 282 गीगावाट दो हिस्सों में बढ़ता है। रिन्यूएबल जो है 274 गीगावाट और न्यूक्लियर जो है लगभग 8.7 गीगावाट। और रिन्यूएबल में किंग कौन है? सोलर पावर। एग्जाम में आपसे इन सोर्सेस को ऑर्डर में लगाने को कहा जा सकता है, इसलिए ये ऑर्डर सोलर सबसे ऊपर, फिर लार्ज हाइड्रो, फिर विंड आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एक और क्विक टेस्ट, सवाल सिंपल है, हमने किस देश को पीछे छोड़ा है? अभी हमने डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर है सी, ब्राजील। आई होप आप सबका जवाब सही था। मेंस के लिए आपको बिग पिक्चर देखना है। इस सवाल में आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं बतानी, बल्कि आगे के रास्ते में जो चैलेंजेस हैं जैसे ग्रिड इंटीग्रेशन और स्टोरेज, उन पर भी इक्वली फोकस करना है। एक बैलेंस्ड आंसर यहाँ की है। चलिए अब चलते हैं इकोनॉमी की दुनिया में। एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ आपके एग्जाम बल्कि आपकी जेब पर भी असर डालता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ये जीएस पेपर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हेडलाइन ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉज बटन दबा दिया है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, ये 5.25% पर ही बना हुआ है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, पहला इंटरनेशनल टेंशन और दूसरा देश में बढ़ती महंगाई का डर। थोड़ा सा एमपीसी के बारे में जान लेते हैं। ये 2016 में बनी एक पावरफुल कमेटी है। इसमें 6 मेंबर्स हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार के, एक परफेक्ट बैलेंस। इनका सबसे बड़ा काम है महंगाई को 4% ±2% के टारगेट रेंज में रखना। और ये टीम हर 2 महीने में बैठकर ब्याज दरों पर फैसला लेती है। इकोनॉमी में कुछ शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। रीपो रेट, ये समझिए आरबीआई का लेंडिंग रेट है बैंकों के लिए। एमपीसी, ये वो ज्यूरी है जो ये रेट डिसाइड करती है। और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये वो गेम प्लान है जिसके हिसाब से एमपीसी को महंगाई को कंट्रोल करना है। तो यूपीएससी इस टॉपिक को क्यों पसंद करता है? क्योंकि ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स जैसे रेपो रेट को करंट इवेंट्स से जोड़ता है। यही यूपीएससी का पैटर्न है और इसका असर सीधे देश की ग्रोथ और महंगाई पर पड़ता है, इसलिए ये हमेशा रेलेवेंट रहता है। तो आरबीआई ने वेट एंड वॉच का रास्ता क्यों चुना? देखिए, आरबीआई एक टाइट रूप वॉक कर रहा है। एक तरफ ग्रोथ को सपोर्ट करना है, दूसरी तरफ महंगाई को काबू में रखना है। इंटरनेशनल टेंशन्स, तेल के दाम और घरेलू महंगाई, इन सभी रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए आरबीआई ने फिलहाल कोई भी बड़ा कदम ना उठाने का फैसला किया है। एक और प्रीलिम्स बूस्टर, कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स। एमपीसी का कैप्टन कौन है? आरबीआई गवर्नर, जिनके पास टाई ब्रेकिंग वोट होता है। मीटिंग के लिए मिनिमम लोग कितने चाहिए? 4 मेंबर्स का कोरम। और एमपीसी कब फेल मानी जाती है? जब महंगाई लगातार 3 क्वार्टर्स तक टारगेट रेंज से बाहर रहे। ये पॉइंट्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। एक आसान सा सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एमपीसी का गेम प्लान क्या है? बिल्कुल सही, ये है सी, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हमेशा याद रखें, इंडिया में हम इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, ग्रोथ को नहीं। मेंस के इस सवाल में आपको आरबीआई के गवर्नर की तरह सोचना है। आपको उनके डिसीजन को जस्टिफाई करना है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों प्रेशर्स को एक्सप्लेन करते हुए। ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। और अब हमारा आखिरी टॉपिक, एक छोटा सा अपडेट लेकिन जिसका इम्पैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर बड़ा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट डिप्लोमेसी में भारत के एक सरप्राइजिंग मूव की। तो खबर क्या है? भारत ने 2028 में होने वाली सबसे बड़ी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP33 की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है। ये एक यू टर्न है क्योंकि पहले पीएम ने इसकी मेजबानी करने की इच्छा जताई थी। तो ये कॉप की होस्टिंग मिलती कैसे है? ये एक म्यूजिकल चेयर की तरह है।
देशों को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है और हर साल एक ग्रुप की बारी आती है। इस बार एशिया पैसिफिक ग्रुप की बारी आने वाली थी और भारत इसका एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। 2 टर्म्स आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे। UNFCCC, ये समझिए कि क्लाइमेट चेंज पर दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉप, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स की एनुअल जनरल मीटिंग है जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। ये टॉपिक 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि GS2 और एनवायरनमेंट यानी कि GS3। ये इंडिया की बदलती फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज को दिखाता है, और प्रीलिम्स के लिए तो ये हॉट प्रॉपर्टी है क्योंकि कॉप्स की लोकेशन पर मैचिंग टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये टेबल आपके प्रीलिम्स के लिए एक चीट शीट है, इसे ध्यान से देखिए। आने वाली COPs की लोकेशंस यहाँ दी गई हैं। COP30 ब्राज़ील, COP31 टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया जॉइंट और COP32 इथियोपिया। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स में लिख लीजिए, एक सवाल यहाँ से बन सकता है। चलिए देखते हैं आपका ध्यान कितना था। COP31 जो 2026 में होगा, कौन होस्ट कर रहा है? अभी हमने टेबल में देखा, ये एक जॉइंट होस्टिंग है। सही जवाब है C, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। मेंस के लिए ये एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन बन सकता है। आपको इस फैसले के पीछे के स्ट्रेटेजिक रीजंस को एक्सप्लोर करना होगा। क्या भारत अब रूल टेकर से रूल मेकर बनना चाहता है, लेकिन अपने टर्म्स पर? क्या हम अपनी रिसोर्सेज को डोमेस्टिक एक्शन पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं? इन एंगल्स पर सोचिए। तो ये थे आज के 4 सबसे जरूरी टॉपिक्स। याद रखिए, UPSC में कंसिस्टेंसी ही की है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको इस एनालिसिस से कुछ नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलते हैं कल नए टॉपिक्स और नई एनर्जी के साथ। कीप लर्निंग।